welcome to Brain Roots IAS. Today we will study India's FTA strategy. आज के इस लेक्चर में हम 5 इंपॉर्टेंट एरियाज को कवर करने वाले हैं. सबसे पहले अ न्यू ग्लोबल प्लेबुक में हम समझेंगे कि आखिर अचानक से इंडिया इतने एफटीएस क्यों साइन कर रहा है. फिर डिकोडिंग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स में हम एफटीएस के बेसिक्स को, इसके फंडामेंटल्स को समझेंगे. उसके बाद इंडियाज रीसेंट एफटीए ब्लिट्स में देखेंगे कि इंडिया ने हाल ही में कौन कौन सी डील्स की हैं. चौथे हिस्से में गेन्स वर्सेस पेन्स के तहत इन डील्स के फायदे और नुकसान का एक बैलेंस्ड एनालिसिस करेंगे जो मेंस के लिए बहुत जरूरी है. और आखिर में द पाथ फॉरवर्ड में आगे का रास्ता क्या होना चाहिए, इस पर आई हुई एक्सपर्ट रिकमेंडेशंस को डिस्कस करेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले सेक्शन से, अ न्यू ग्लोबल प्लेबुक. सवाल यह है कि आखिर अभी क्यों, ऐसा क्या बदल गया है ग्लोबल स्टेज पर कि इंडिया की ट्रेड पॉलिसी में इतना बड़ा और इतना तेज शिफ्ट देखने को मिल रहा है. What is the reason behind this urgency? यही वो सबसे बड़ा सवाल है जो इस वक्त सबके दिमाग में है और एक एस्पिरेंट के लिए यह समझना बेहद जरूरी है. पिछले 2-3 सालों में यह देखा गया है कि इंडिया ने एक के बाद एक कई डील्स साइन की हैं. ऑस्ट्रेलिया, यूएई, एफटीए ब्लॉक और कई देशों के साथ जैसे यूके और यूरोपियन यूनियन बातचीत काफी तेजी से चल रही है. अब देखिए, इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनमें से कई देश आरसीईपी यानी रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप के भी मेंबर्स हैं, जिसे इंडिया ने ज्वाइन करने से साफ मना कर दिया था. तो इससे एक बात तो साफ है कि इंडिया अब मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म्स की बजाय बायलैटरल डील्स पर ज्यादा फोकस कर रहा है. तो आखिर इस अग्रेसिव एफटीए पुश के पीछे क्या कारण है? चलिए इसके पीछे के 2 बड़े कारणों को अच्छी तरह से समझते हैं. ओके, इस स्लाइड पर ध्यान दीजिए. पहला और सबसे बड़ा कारण है ग्लोबल ट्रेड के मैदान का बदलना. पहले वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी डब्ल्यूटीओ का बोलबाला था. यहां सभी देश मिलकर एक मल्टीलैटरल रूल बुक बनाते थे. नाउ मल्टीलैटरलिज्म मींस दैट रूल्स आर क्रिएटेड फॉर ऑल मेंबर कंट्रीज टुगेदर एट द सेम टाइम. ये आइडिया सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसका प्रोसेस बहुत ही लंबा और कॉम्प्लेक्स होता था. डब्ल्यूटीओ का दोहा डेवलपमेंट राउंड याद कीजिए, जो 2001 में शुरू हुआ था डेवलपिंग कंट्रीज के हितों के लिए, लेकिन वो सालों तक बेनतीजा चला. अक्सर डेवलपिंग कंट्रीज पर वेस्टर्न नेशंस का काफी प्रेशर रहता था. अब आम चलन हो गया है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स का. ये 2 देशों बायलैटरल या एक रीजनल ब्लॉक के बीच होते हैं. इनके रूल्स कस्टमाइज्ड होते हैं और ये डील्स डब्ल्यूटीओ के मुकाबले बहुत बहुत तेजी से होती हैं. इंडिया इस बदलते हुए ट्रेंड में पीछे नहीं रहना चाहता, बल्कि आगे बढ़कर इसे लीड करना चाहता है. दूसरा बड़ा ड्राइवर है चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी. कोविड-19 पैंडेमिक और यूएस चाइना ट्रेड वॉर के बाद दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंपनीज को यह रियलाइज हुआ कि सिर्फ चाइना पर अपनी सप्लाई चेन्स के लिए निर्भर रहना इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक दोनों रूप से खतरनाक है. तो अब ये कंपनीज चाइना के अलावा एक और देश में अपना मैन्युफैक्चरिंग बेस बनाना चाहती हैं. इंडिया के लिए ये एक वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, एक सुनहरा मौका है. और इस मौके को भुनाने का सबसे अहम टूल है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स. एक एग्जाम्पल से समझते हैं. मान लीजिए एक बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी इंडिया आना चाहती है, तो उसे अच्छे क्वालिटी के कंपोनेंट्स और रॉ मटेरियल्स चाहिए. इंडिया ऑस्ट्रेलिया एफटीए से हमें जरूरी मिनरल्स मिल सकते हैं और फिर उस तैयार माल को बेचने के लिए एक मार्केट भी चाहिए, जिसके लिए इंडिया ईयू या इंडिया यूके एफटीए दरवाजे खोलेगा. तो एफटीएस के जरिए इंडिया इन कंपनीज को एक आकर्षक ट्रेड फ्रेंडली एनवायरनमेंट दे सकता है ताकि वो चाइना की जगह इंडिया को अपने +1 के तौर पर चुने. अब जब हमने क्यों समझ लिया है, तो चलिए क्या पर आते हैं. एग्जाम के पर्सपेक्टिव से फंडामेंटल्स का क्लियर होना बहुत जरूरी है. इस सेक्शन में हम एफटीए से जुड़ी जरूरी टर्मिनोलॉजी को समझेंगे ताकि सारे कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए. तो आखिर ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता क्या है? बिल्कुल सिंपल शब्दों में ये 2 या 2 से ज्यादा देशों के बीच एक समझौता है. इस समझौते के तहत देश आपस में ट्रेड पर लगे बैरियर्स को कम या बिल्कुल खत्म कर देते हैं. अब ये बैरियर्स क्या है? इसका सबसे कॉमन एग्जांपल है टैरिफ्स. नाउ टैरिफ्स आर एसेंशियली टैक्सेस और ड्यूटीज इम्पोज्ड ऑन इंपोर्टेड गुड्स. इससे इंपोर्टेड चीजें महंगी हो जाती हैं. एफटीएस इन्हीं टैरिफ्स को हटा देते हैं, जिससे ट्रेड आसान और सस्ता हो जाता है. लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि ये सिर्फ गुड्स तक सीमित नहीं होता. इसमें सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट और कई दूसरे एरियाज भी शामिल हो सकते हैं. ये जानना भी बहुत जरूरी है कि सारे ट्रेड एग्रीमेंट्स एक जैसे नहीं होते हैं. इनके अलग अलग लेवल्स ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन होते हैं.
सबसे बेसिक लेवल है प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट या पीटीए, जिसमें देश कुछ चुने हुए प्रोडक्ट्स की एक पॉजिटिव लिस्ट पर टैरिफ्स कम करते हैं। इससे एक कदम आगे है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट या एफटीए, जिसमें ज्यादातर सभी गुड्स पर टैरिफ्स को एलिमिनेट कर दिया जाता है। और उससे भी ज्यादा गहरा समझौता होता है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट यानी सीईपीए, जिसका दायरा बहुत बड़ा होता है। इसमें गुड्स, सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट और आईपीआर यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, व्हिच आर लीगल राइट्स फॉर क्रिएशंस ऑफ द माइंड लाइक इन्वेंशंस, लिटरेरी वर्क्स एंड ब्रांड नेम्स, जैसे कई सेक्टर्स कवर होते हैं। इंडिया यूएई सीपीए इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। इसके आगे कस्टम्स यूनियन और कॉमन मार्केट आते हैं, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है यूरोपियन यूनियन। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, खासकर प्रीलिम्स के लिए। मन में एक सवाल आ सकता है कि अगर डब्ल्यूटीओ का कोर प्रिंसिपल मोस्ट फेवर्ड नेशन या एमएफएन है, यानी अगर एक देश को ट्रेड में कोई सुविधा दी जाती है तो वो सुविधा सभी डब्ल्यूटीओ मेंबर्स को देनी होगी बिना भेदभाव के, तो फिर एफटीएज लीगल कैसे हैं? क्योंकि एफटीए में तो हम सिर्फ पार्टनर देश को ही सुविधा दे रहे हैं, सबको नहीं। इसका जवाब मिलता है गैट के आर्टिकल 24 में। The General Agreement on Tariffs and Trade और GATT is the WTO's rule book for trade in goods। इसका आर्टिकल 24 MFN प्रिंसिपल का एक एक्सेप्शन है। ये कहता है कि देश एफटीएस बना सकते हैं, बस दो शर्तें हैं। पहली कि उस एग्रीमेंट में सब्सटैंशियली ऑल ट्रेड कवर हो, यानी लगभग सारा ट्रेड, और दूसरी कि नॉन मेंबर्स के लिए ट्रेड बैरियर्स न बढ़ाए जाए। एक और अहम फर्क है विवादों के निपटारे का। डब्ल्यूटीओ का एक यूनिफाइड सिस्टम है जिसे डिस्प्यूट सेटलमेंट अंडरस्टैंडिंग या डीएसयू कहते हैं। ये सभी मेंबर्स के लिए एक जैसा ही रहता है, लेकिन एफटीएज में हर ट्रीटी के लिए कस्टम बिल्ट रूल्स होते हैं। इसमें इंडिया का अप्रोच बहुत अहम है। मिसाल के तौर पर इंडिया का जो मॉडल बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी या बीआईटी फ्रेमवर्क है, वो कहता है कि अगर किसी फॉरेन इन्वेस्टर को कोई समस्या है तो उसे पहले इंडिया के डोमेस्टिक कोर्ट्स में यानी लोकल लीगल रेमेडीज को एग्जॉस्ट करना होगा। इससे इंडिया अपनी जुडिशियल सॉवरेनिटी और पॉलिसी स्पेस को प्रोटेक्ट करता है। अगर वहां से राहत नहीं मिलती तभी वो इन्वेस्टर स्टेट डिस्प्यूट सेटलमेंट या आईएसडीएस में जा सकता है। ISDS is basically an international arbitration mechanism for resolving disputes between a foreign investor and the host country। चलिए अब देखते हैं कि ये सारी थियोरी, ये स्ट्रैटेजी जमीन पर कैसे उतरी है। पिछले कुछ सालों में इंडिया ने जिस तेजी से एफटीएस पर काम किया है वो काफी रिमार्केबल है, और हर डील के पीछे एक सोची समझी रणनीति है। ये टाइमलाइन देखिए, इससे इंडिया की स्ट्रैटेजी का अंदाजा लग जाएगा। 2022 में 10 साल के एक लंबे गैप के बाद इंडिया ने दो बड़े डील्स लागू किए, इंडिया यूएई सीपीए और इंडिया ऑस्ट्रेलिया ईसीटीए। इंडिया यूएई डील वेस्ट एशिया और अफ्रीका के लिए एक गेटवे है। इससे हमारे जेम्स एंड ज्वेलरी, टेक्सटाइल्स जैसे सेक्टर्स को बड़ा फायदा हुआ। इंडिया ऑस्ट्रेलिया डील, जिसे इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट कहते हैं, ये स्ट्रैटेजिकली वेरी इंपॉर्टेंट। इससे हमें अपनी इंडस्ट्रीज के लिए जरूरी रॉ मटेरियल्स जैसे कोल और क्रिटिकल मिनरल्स की ड्यूटी फ्री सप्लाई सिक्योर हुई। 2024 में यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन ईएफटीए के साथ एक हिस्टोरिक डील साइन हुई। इस डील की सबसे खास बात है ईएफटीए देशों का $100 बिलियन इन्वेस्टमेंट का कमिटमेंट। और आगे यूके, ओमान और न्यूजीलैंड के साथ डील्स पर बातचीत तेजी से चल रही है, और इन सब में सबसे एम्बिशियस है इंडिया ईयूएफटीए, जिसे मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है। कोई भी पॉलिसी परफेक्ट नहीं होती। मेंस के आंसर के लिए एक बैलेंस्ड पर्सपेक्टिव जरूरी है, सिर्फ फायदे लिखने से काम नहीं चलेगा। तो अब हम इन एफटीएज के फायदे और इससे जुड़ी चुनौतियों यानी गेन्स एंड पेन्स दोनों पर बात करेंगे। सबसे पहले फायदे देखते हैं। पहला और सबसे बड़ा फायदा है एनहांस्ड मार्केट एक्सेस। बड़े डेवलप्ड मार्केट्स के दरवाजे खुल जाते हैं। जैसे अगर इंडिया ईयू डील होती है तो इंडिया के लगभग 99% एक्सपोर्ट्स वहां ड्यूटी फ्री हो जाएंगे। दूसरा, इससे हमारे लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स जैसे टेक्सटाइल्स, जेम्स एंड ज्वेलरी और लेदर को एक बड़ा बूस्ट मिलेगा। इन सेक्टर्स में रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। तीसरा, स्ट्रेटेजिक सोर्सिंग। हमें एनर्जी और क्रिटिकल मिनरल्स जैसे जरूरी संसाधनों की सस्ती और रिलायबल सप्लाई मिलती है, जैसा हमने इंडिया ऑस्ट्रेलिया ईसीटीए में देखा। चौथा, हमारे एमएसएमईज जो देश के एक्सपोर्ट्स का 50% कंट्रीब्यूट करते हैं, ग्लोबल वैल्यू चेन से जुड़ पाते हैं। पांचवा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी आती है, जैसा ईएफटीए डील में देखा। और आखिर में ग्रेटर मोबिलिटी फॉर इंडियन प्रोफेशनल्स। डील्स जैसे यूएई और यूके के साथ हमारे प्रोफेशनल्स को वहां काम करने के बेहतर मौके और आसान वीजा नॉर्म्स मिलते हैं। तो क्या सब कुछ अच्छा ही अच्छा है?
बिल्कुल नहीं। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। हर चीज इतनी आसान नहीं होती। जहां इतने फायदे हैं, वहीं इन एफटीएस के साथ कुछ गंभीर चुनौतियां भी जुड़ी हैं, जिन्हें एड्रेस करना बहुत जरूरी है। ये स्लाइड एक बहुत बड़ी चुनौती को हाईलाइट करती है, जिसे कहते हैं एफटीए यूटिलाइजेशन गैप। देखिए, एफटीए से मिलने वाला पोटेंशियल बेनिफिट 100% हो सकता है, लेकिन हमारे एक्सपोर्टर्स इसका इस्तेमाल कितना कर पाते हैं? सरकारी डेटा के मुताबिक एवरेज सिर्फ 5 से 25% के बीच है। यानी हम डील तो साइन कर लेते हैं, लेकिन हमारे बिजनेसेस, खासकर एमएसएमईज, उनका पूरा लाभ नहीं उठा पाते। इसके पीछे कारण है जानकारी की कमी और कॉम्प्लेक्स कंप्लायंस रूल्स। These are specific regulations and paperwork that must be completed to prove eligibility for FTA benefits. इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है रूल्स ऑफ ओरिजिन सर्टिफिकेट। एक टेक्सटाइल एक्सपोर्टर को यह साबित करना पड़ता है कि उसके कपड़े का धागा, फैब्रिक और स्टिचिंग का कितना हिस्सा इंडिया में हुआ है। यह पेपरवर्क इतना कॉम्प्लेक्स हो सकता है कि छोटे एक्सपोर्टर्स इससे बेहतर नॉन एफटीए रूट से एक्सपोर्ट करना समझते हैं। यह एक सीरियस इंप्लीमेंटेशन गैप है। और दूसरी चिंताएं क्या है? पहला, कुछ देशों जैसे आसियान और जापान के साथ एफटीए के बाद हमारा ट्रेड डेफिसिट यानी व्यापार घाटा बढ़ गया है। दूसरा, नॉन टैरिफ बैरियर्स या एनटीबीज। दीज आर हिडन ट्रेड बैरियर्स दैट आर नॉट इन द फॉर्म ऑफ अ टैक्स। फॉर एग्जाम्पल, पार्टनर देश टैरिफ्स तो हटा देते हैं, लेकिन क्वालिटी, सेफ्टी और एनवायरमेंट के नाम पर इतने स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड्स लगा देते हैं जिन्हें पूरा करना मुश्किल होता है। इसका एक बड़ा एग्जाम्पल है ईयू का कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म या CBAM, which is essentially a tariff on carbon intensive products imported into the EU. एक और एनटीबी है SPS measures और sanitary and phytosanitary measures, which are food safety and animal or plant health regulations. कई बार हमारे खेती के प्रोडक्ट्स इन्हीं SPS measures की वजह से रिजेक्ट हो जाते हैं। तीसरी चिंता है हमारे सेंसिटिव सेक्टर्स जैसे डेयरी और एग्रीकल्चर को प्रोटेक्ट करना। इसलिए इंडिया ने न्यूजीलैंड जैसे देशों के साथ डील में डेयरी सेक्टर को बाहर रखा है। और जैसा हमने पहले डिस्कस किया, एमएसएमईज में अवेयरनेस की कमी और रूल्स ऑफ ओरिजिन जैसे कॉम्प्लेक्स नियम भी बड़ी चुनौतियां हैं। तो अब आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, द वे फॉरवर्ड। आगे का रास्ता क्या हो? इन चुनौतियों से निपटने के लिए क्या किया जाना चाहिए? इसके लिए हम कॉमर्स मिनिस्ट्री द्वारा बनाई गई एक हाई लेवल एडवाइजरी ग्रुप, जिसे सुरजीत भल्ला कमेटी भी कहते हैं, उसकी रिकमेंडेशंस को देखेंगे। सुरजीत भल्ला कमेटी ने एक बहुत ही बेहतरीन और बैलेंस्ड सलाह दी। कमेटी ने कहा कि हमें अपने ट्रेडिशनल पार्टनर्स जैसे EU और US के साथ ट्रेड को गहरा करना चाहिए, लेकिन इसके साथ ही यूरेशिया, सेंट्रल एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका जैसे नए रीजन्स को भी एक्सप्लोर करना चाहिए, जिनके साथ अभी हमारे ट्रेड लिंकेजेस कमजोर हैं। इन शॉर्ट, हमें अपने ट्रेड बास्केट को डाइवर्सिफाई करना होगा। ये रेकमेंडेशंस मींस आंसर के वे फॉरवर्ड सेक्शन के लिए गोल्ड माइन है। कमिटी ने कहा, एक, नेगोशिएशंस में एक इंटीग्रेटेड अप्रोच अपनाएं जिसमें गुड्स, सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट सब शामिल हों। 2, डील फाइनल करने से पहले इंडस्ट्री से, स्टेक होल्डर्स से अच्छी तरह से विचार विमर्श करें ताकि उनकी जरूरतें समझी जा सके। तीसरा, एक होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच अपनाएं जिसमें कॉमर्स मिनिस्ट्री के अलावा फाइनेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स और स्टेट गवर्नमेंट्स भी शामिल हों। चौथा, एमएसएमईज के लिए एक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाएं। पांचवा, एफटीए यूटिलाइजेशन को ट्रैक करने के लिए एक सरकारी डेटाबेस बनाएं। और आखिर में, अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बचाने के लिए एफटीएज में ट्रेड रेमेडीज के मजबूत प्रोविजंस रखें। Trade remedies are tools to protect domestic industries from unfair foreign trade practices. इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है anti-dumping duty, which is a protectionist tariff that a domestic government imposes on foreign imports that it believes are priced below fair market value. तो हम इस व्याख्या के अंत में आते हैं इस अहम सवाल के साथ, क्या इंडिया की ये आक्रामक एफटीए रणनीति सच में उसे एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज हब में बदल सकती है? इसका जवाब हाँ हो सकता है, लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें हैं। सिर्फ डील साइन करना ही काफी नहीं है, उनका अच्छा इंप्लीमेंटेशन, एफटीए यूटिलाइजेशन गैप को कम करना, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को कॉम्पिटिटिव बनाना और सुरजीत भल्ला कमेटी की सिफारिशों पर भी उतनी ही मेहनत से काम करना होगा। एफटीएस दरवाजे खोल सकते हैं, लेकिन उस दरवाजे से चलकर जाना, आगे बढ़ना हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को ही पड़ेगा। If you found this lecture helpful, like, share and subscribe to the channel.